20 अक्टूबर 2011। फटे हुए कपड़े, खून से लथपथ, बिखरे हुए बाल, थका हुआ एक बूढ़ा शख्स। That's not Muammar Gaddafi's Yunus. ये वो शख्स था जो वेस्टर्न ताकतों से अकेला टकरा गया, लेकिन इसे अपनी कौम ने कमज़ोर कर दिया। ये वो शख्स था जिसको वेस्टर्न ताकतें भी घुटनों पर ना गिरा सकी, लेकिन इसको अपनी कौम ने घुटनों पर गिरा दिया। ये वो शख्स था जो कभी मौत से भी ना डरा। लीबिया का एक यंग मिलिट्री ऑफिसर जो 1969 में राजा अदरीस की हुकूमत का तख्ता पलट करके खुद लीबिया का राजा बनता है, सिर्फ 27 साल की उम्र में। ये डिक्टेटर राजा अपनी देश की आम जनता के साथ एक आम इंसान की तरह मिलता था, बगैर किसी सिक्योरिटी के और बगैर किसी सेफ्टी गियर के। इनका ये कहना था कि जो राजा अपनी कौम से डरता है वो राजा नहीं कहलाता। और ये राजा किसी राजा की फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, बल्कि लीबिया के एक कज़ा कबीले की छोटी सी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, जिन्होंने अपने बचपन में भेड़ बकरियां भी चराई हैं। इनके पेरेंट्स इन्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे और इनकी एजुकेशन गांव के ही एक मदरसा से शुरू हुई, जहां इन्होंने इक्वलिटी, जस्टिस और फ्रीडम के बारे में सीखा। एजुकेशन की चाह ने इनको वहाँ लीबिया के छोटे से गांव से निकाल करके लीबिया के एक बड़े शहर में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पर इनको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिला, एक्सपोजर अच्छा मिला और इन्वायरमेंट भी अच्छा मिला। वहाँ स्कूल में ही इन्होंने अपनी लीडरशिप वाले भाषण देने शुरू कर दिए। ये अपने देश और अपनी कौम के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे, क्योंकि ये इंस्पायर थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर से। ये उनकी भाषण सुना करते थे, उनकी किताबें पढ़ा करते थे, जो अक्सर अपने भाषण में अरबों को एकजुट होने की बात करते थे। कहने को तो उस वक्त लीबिया एक अमीर मुल्क था, क्योंकि वहाँ तेल मिल चुका था, लेकिन राजा अदरीस की हुकूमत में राजा के बुढ़ापे की वजह से, उसकी बीमारियों की वजह से उन्होंने अपने देश की जिम्मेदारी को ख़ास वज़ीरों को दे रखा था, जो कि वेस्टर्न ताकतों के ही कहने पर चला करते थे। लोगों के लिए हर दिन बद से बदतरीन होता जा रहा था। स्कूल और हॉस्पिटल्स के हालात भी बदतरीन ख़राब थे। शहरों में थोड़ी बहुत तरक्की थी, लेकिन वहाँ पर भी पैसा सिर्फ अमीरों के पास था। ऐसी हालत देख करके लीबिया के लोग और ज़्यादा गुस्सा हुए। उस वक्त लीबिया की सेना में एक से एक देशभक्त यंग ऑफिसर था, जिनमें सबसे ऊपर नाम कर्नल अल कद्दाफ़ी का था। और कर्नल अल कद्दाफ़ी का ये कहना था कि अगर हमने देश को बदलना है तो सिर्फ नाराज़गी से काम नहीं चलेगा, यानी कि वेस्टर्न ताकतों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। अगर हमने देश को बदलना है तो हमने कुछ बड़ा करना होगा, एक प्रॉपर प्लान के साथ। वहीं दूसरी तरफ राजा अदरीस ने यह अनाउंस भी कर दिया कि मैं अपनी कुर्सी अपने भतीजे को सौंप रहा हूँ। मतलब साफ था, एक और शाही खानदान का कुर्सी पर आना मतलब ये कि और गोरों की गुलामी करना, क्योंकि किंग अदरीस की हुकूमत गोरों के ही कहने पर काम किया करती थी। यहाँ से उभरता है मिलिट्री में एक ग्रुप जिसका नाम था फ्री यूनियन ऑफिसर्स मूवमेंट, जो ये प्लान करते हैं कि हमने सत्ता को बदलना है, लेकिन बगैर खून खराबे के। लेकिन इसी प्लान के दौरान राजा अदरीस गोरों के साथ डील पर डील करे जा रहा था, जिसकी वजह से गोरों की पकड़ लीबिया पर और ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। लेकिन एक रात 1 सितंबर 1969 जब किंग अदरीस अपना इलाज तुर्की में कराने के वास्ते गया हुआ था, तो गद्दाफ़ी और उसके साथियों ने लीबिया की राजधानी के खास ठिकानों पर अपना कब्ज़ा जमा दिया था, बगैर किसी वायलेंस के। और जब सुबह लोगों ने अपने अपने रेडियो को ऑन करा तो वहाँ पर ये आवाज़ गूंज रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि लीबिया की अब एक नई सरकार है जो लोगों के लिए काम करेगी। लीबिया में अब किसी राजा की सत्ता नहीं, बल्कि लीबिया में अब लोगों की हुकूमत है। और यह आवाज़ कर्नल अल कद्दाफ़ी की थी।
यहाँ से शुरू होती है गद्दाफ़ी की हुकूमत, जिसने अपनी हुकूमत में लोगों के लिए कुछ बड़े फ़ैसले भी करे, जैसे कि आम जनता के लिए तेल को फ्री कर दिया, आम जनता के लिए हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया, आम जनता के लिए इलेक्ट्रिसिटी को फ्री कर दिया, आम जनता के लिए एजुकेशन को फ्री कर दिया। यहाँ तक कि अगर कोई शादी करता था तो उसको लीबियन गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त 50,000 लीबियन दिनार दिए जाते थे गिफ्ट के तौर पर। वुमेन्स को उनका राइट दिया गया। यहाँ तक कि गद्दाफ़ी ने अपनी सिक्योरिटी में वुमेन्स को ही रखा था। उनका ये कहना था कि औरतें मर्दों से ज़्यादा वफादार होती हैं, और ये चमाट था मेन डोमिनेशन कल्चर के मुंह पर। गद्दाफ़ी जितना तेज़ी से पॉपुलर हुआ उतने ही तेज़ी से उसके दुश्मन भी बनते गए। यहाँ तक कि उसके दुश्मन सिर्फ वेस्टर्न ताकतें ही नहीं, Mad dog of the Middle East. बल्कि अरब नेशन भी दुश्मन बन गए गद्दाफ़ी के खुद के रवैये की वजह से। और उस दौर में गद्दाफ़ी ने उन कंपनीज़ के साथ दोबारा डील करना शुरू कर दी जिन कंपनीज़ के साथ किंग अदरीस डील कर चुका था। गद्दाफ़ी का ये कहना था कि अगर ये डील कंपनीज़ नहीं मानती तो जो कौम पिछले 5,000 साल से बगैर तेल के गुजारा कर रही थी, आगे भी और कुछ साल गुजारा कर लेगी। लेकिन गद्दाफ़ी की तरफ से ये खेला गया बड़ा दाव काम कर गया और कंपनीज़ इस डील को एक्सेप्ट कर लेती हैं। यहाँ से लीबिया डेवलप्ड वो पहला मुल्क बना जो अपने तेल की कमाई का ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रखता था। और गद्दाफ़ी ने इस पैसे को सिर्फ अमीरों में ही नहीं बंटने दिया, बल्कि इस पैसे को अपने देश पर लगाना शुरू करा, अपने देश की जनता पर लगाना शुरू कर दिया। लीबिया में गद्दाफ़ी ने तेल इतना सस्ता कर दिया था कि जैसे पानी हो। 1973 में जब अरब और इसराइल वार हुई, जब अरबों ने अमेरिका को तेल देना बंद कर दिया, उस दौर में भी लीबिया खूब पैसा कमाता है और लीबिया का शुमार डेवलप्ड कंट्रीज़ में होने लगा। ये उस दौर की बात है जिस दौर में अफ्रीका के बाकी मुल्क भूख और गरीबी से जूझ रहे थे। उस वक्त लीबिया अफ्रीका का एक अमीर मुल्क बन चुका था और ये वही वक्त था जब गद्दाफ़ी ने अरबों के सामने एक आइडिया रखा। वो आइडिया ये था कि हम अपने तेल को डॉलर्स में बेचते हैं और डॉलर्स वेस्टर्न कंट्रोल में है, क्यों ना हम अपनी करेंसी बनाएं। और ये आइडिया था तो अच्छा, लेकिन गद्दाफ़ी की बड़ी मिस्टेक्स में से एक मिस्टेक था। गद्दाफ़ी ने द थर्ड यूनिवर्सल थ्योरी को दुनिया के सामने लाया, जिसमें गद्दाफ़ी का ये कहना था कि कैपिटलिज्म कम्युनिज्म यानी कि फर्स्ट और सेकंड थ्योरीज़ में जो कमज़ोरियां हैं वो उसे दूर करेगा, दुनिया को एक नई पॉलिटिक्स, इकनॉमी और सोशल रेवोल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा। और जिस बुक का ये दावा था उसी बुक पर ये एलिगेशन लगने शुरू हो गए कि ये लीबिया की जनता को कंट्रोल करने के वास्ते है। लेकिन गद्दाफ़ी ने इन सब चीज़ों की बगैर परवाह करे वेस्टर्न ताकतों के अगेंस्ट विरोध करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि वेस्टर्न ताकतें अपनी शातर पॉलिटिक्स के ज़रिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। गद्दाफ़ी ने उन लोगों को अपना दोस्त बनाना शुरू कर दिया जो वेस्टर्न ताकतों के अगेंस्ट थे, उन लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो वेस्टर्न ताकतों के अगेंस्ट थे। जो दुनिया आज इक्वलिटी और रेसिज्म का ज्ञान देती है लोगों को, ये सारी दुनिया तब खामोश थी जब नेल्सन मंडेला रेसिज्म के अगेंस्ट और इक्वलिटी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। उस वक्त गद्दाफ़ी अकेला नेल्सन मंडेला के साथ खड़ा था। गद्दाफ़ी को उसकी लंबी हुकूमत और पावर ने थोड़ा बहुत बरगला भी दिया था, जिसकी वजह से वो ओपनली अमेरिका को ये बोलता था कि मैं अमेरिका को तबाह कर दूंगा। और यही तो अमेरिका चाहता था और अमेरिका ने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा भी उठाया, ये दावा करके कि जर्मनी में एक नाइट क्लब में गद्दाफ़ी ने अटैक करा जिसमें हमारे कई सैनिक मारे गए। फिर अमेरिका 1986 में लीबिया पर एयर स्ट्राइक करवाती है, इसमें गद्दाफ़ी की छोटी बेटी मारी जाती है, लेकिन खुद गद्दाफ़ी बच जाता है। और अगले ही दिन गद्दाफ़ी की ये स्टेटमेंट आती है कि मैं मौत से नहीं डरता, मैं लीबिया के लिए जीऊँगा और लीबिया के लिए मरूंगा। फिर जब 1999 में दुनिया न्यूक्लियर बम बना चुकी थी, लेकिन जब अमेरिका को ये पता चला कि गद्दाफ़ी यूरेनियम
इनरिच कर रहा है, यानी कि यूरेनियम को बढ़ा रहा है न्यूक्लियर बम बनाने के वास्ते, तो वेस्टर्न ताकतों ने मिलकर के भारी सैंक्शंस लीबिया पर लगा दिए। यहाँ पर गद्दाफी को वेस्टर्न ताकतों ने पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के लिए खतरा बना करके पेश कर दिया। गद्दाफी को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पर बैन कर दिया गया, गद्दाफी की दौलत को सीज कर दिया गया, लीबिया से तेल खरीदना बंद कर दिया गया और इंटरनेशनल लेवल पर गद्दाफी को एक संघ की लीडर बना करके रख दिया गया। वो गद्दाफी जो कभी हीरो था उसे विलन बना दिया गया, वो गद्दाफी जो कभी डेमोक्रेट था उसे अब डिक्टेटर बना दिया गया। साल 2003 जब अमेरिका इराक पर हमला करता है और सदाम हुसैन को अरेस्ट कर लेता है, तो गद्दाफी ने अमेरिका से बातचीत करना शुरू कर दी और ये डील करा कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, लेकिन इसके बदले में लीबिया पर जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटा दिए जाएं। इस डील के बाद कुछ टाइम तक तो हालात सुधर गए, लेकिन लीबिया की जनता अब गद्दाफी को सत्ता से हटाना चाहती थी। यहाँ से गद्दाफी का डाउनफॉल शुरू होता है। 2011 में जब अरब नेशन में बगावतें शुरू हुई, जिसके पीछे हाथ अमेरिका का था, इस बगावत का सबसे बड़ा इम्पैक्ट लीबिया पर पड़ेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि गद्दाफी को एक डिक्टेटर लीडर माना जाता था। लेकिन अरब नेशन की इस बगावत की आग को अमेरिका ने लीबिया में भी लगा दिया। जब गद्दाफी को अपनी कुर्सी डगमगाती हुई दिखी तो गद्दाफी ने जनता के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। लीबिया के बिगड़ते हुए हालात देख करके यूएन भी अब नेटो को गद्दाफी के अगेंस्ट एक्शन लेने की इजाज़त दे देती है। जब आखिरी समय पर गद्दाफी अपने खास साथियों के साथ था तो उस काफिले पर भी नेटो हमला कर देती है। गद्दाफी वहां से भाग करके एक ड्रेन पाइप में छुप जाता है, लेकिन उस ठिकाने का पता चल जाता है लीबिया के बागी लड़ाकों को, जिन्होंने गद्दाफी को ड्रेन से बाहर खींच करके मारना शुरू किया। गद्दाफी ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारो। इतने में भीड़ से गोली चलती है तो गद्दाफी हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। वो गद्दाफी जिसने अपने मुल्क लीबिया को दुनिया के टॉप अमीर मुल्कों में काउंट करवाया था, वो गद्दाफी जिसने अपनी कौम को गोरों की गुलामी से बाहर निकाला था, आज उसी गद्दाफी की कौम गद्दाफी को मार करके दोबारा गोरों की गुलाम बन जाती है।